बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। कोरोना की सूरत हाल क्या है, प्रोग्राम के अगले हिस्से में तफसील पर इस पर बात करेंगे, मुल्क की सियासत का भी जिक्र करेंगे। लेकिन सर दस्त एक बहुत अहम मसला जो दरपेश है ना सिर्फ पाकिस्तान और इस पूरे खत्ते को बल्कि भारत और चीन की सलामती भी उसके दाव पर है। भारतीय हटदर्मी की वजह से और भारतीय जो तोसी पसंदाना अज़ाइम है उसकी वजह से अब भारत अपने दीगर हमसायों के साथ साथ चीन के साथ भी मुसलसल उलझ रहा है। ये भारत और चीन का सरहदी तनाज़ा तो 1962 की जंग के बाद से ज़्यादा उलझाव का शिकार हुआ, लेकिन मई के पहले हफ्ते और दूसरे हफ्ते के दौरान बार बार हमें सिकम के मुकाम पर, लद्दाख के मुकाम पर और दीगर जो अहम सेक्टर्स हैं भारत और चीन की सरहद के ऊपर, वहाँ चीन भारत के फ़ौजी आमने सामने हुए, जहां भारतीय फ़ौजियों की पसपाई के विजुअल्स भी आपने देख रखे हैं। और इसके साथ साथ नेपाली प्राइम मिनिस्टर ने भी एक नया नक्शा जारी किया जिसमें कुछ नए इलाकों को उन्होंने अपने नक्शे में दिखाया, जिसके बाद भारत में मज़ीद तशवीश की लहर दौड़ी है। अब से कुछ देर पहले शामी साहब, ये चीन और भारत का जिक्र तो मैं कर ही रहा हूँ, कुछ देर पहले चक्री सेक्टर के मुकाम पर LOC पर 650 मीटर अंदर तक भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर आया जिसको पाक फ़ौज ने मार गिराया है। तो चीन के बाद हमारे यहाँ से भी भारत को एक कड़ा जवाब मिला। इस सूरत हाल की संजीदगी का अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि कल नरेंद्र मोदी ने तीनों मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान और जो अजीत दोवल उनके साथ एक तफसीली नशिस्त की है चीन के साथ जो सरहदी कशीदगी है उसके ऊपर। लेकिन अहम बात यह थी कि इस नशिस्त की कोई प्रेस रिलीज़ या कोई बयान जारी नहीं किया गया। आज भी इस सिलसिले में एक बैठक हो रही है, जो अफवाज के सरबराहान है, कोर कमांडर्स, उनकी एक कॉन्फ्रेंस है जो शशमाही कॉन्फ्रेंस होती है, उसके बारे में भी कोई तफसीलात से आगाह नहीं किया गया। लेकिन ये जो चीन और इंडिया का सरहदी तनाज़ा है, क्या एक जंग होने वाली है? क्योंकि चीनी सदर ने अपनी फ़ौज को मुसलसल अलर्ट रहने की हिदायत कर दी है। शामी साहब, 62 से ऑनवर्ड का ये मसला पाकिस्तान से तो उलझता ही है, भारत नेपाल के साथ भी उलझता है, बांग्लादेश के साथ भी प्रॉब्लम्स हैं, श्रीलंका के साथ भी प्रॉब्लम्स हैं, अब चीन के साथ भी पंगा ले लिया और मुँह की तो खानी पड़ ही रही है वहाँ पे सोफा। देखिए, चीन और भारत के दरमियान 1962 में जो झड़पें हुई थी या जंग हुई थी, उसने इस बर्रे सगीर की सियासत को शिद्दत से मुतासर किया और आलमी सियासत को भी। इससे पहले एक ज़माने में तो चीन के और भारत से बड़े करीबी ताल्लुकात थे, हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगते थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की हुकूमत के इब्तदाई अय्याम में। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो भारतीय अज़ाइम वाज़े होते गए और चीन से फासला पैदा होता गया, और 1962 में जो जंग हुई है उस वक्त ये कहा जाता है कि वो एक सुनहरी मौका था पाकिस्तान के लिए। अगर वो उसकी फौजें मूव कर जाती, हरकत में आ जाती, तो कश्मीर जो है वो आज़ाद कराया जा सकता था उस वक्त। कश्मीर से याद है कि अभी अभी हमें ज्वाइन कर लिया सदर, वो मौका ज़ाया हो गया, ये कहा जाता है सरदार मसूद खान साहब ने भी। लेकिन जाहिर है कि फील्ड मार्शल अयूब खान को एक वार्निंग एक तरह से या तंबी कर दी गई या बता दिए कि अमेरिकी सदर की तरफ से, और उससे वो जुर्रत नहीं कर सके, वगरना ये मसला उस वक्त शायद हल हो जाता। और ये आज भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो तारीख़ है उसका एक बड़ा सवाल है। ठीक, सदर आज़ाद कश्मीर जनाब सरदार मसूद खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। नाज़रीन की इत्तला के लिए कि मसूद खान साहब चूँकि फ़ॉरेन ऑफिस भी सर्व कर चुके हैं डेकेड्स तक और चीन में भी सफ़ीर रह चुके हैं, तो लिहाजा इस मौजू पर उनसे बेहतर कोई शख्स राय का इजहार नहीं कर सकता। सर, वेलकम टू दी शो। शामी साहब आपसे मुखातिब होंगे। अस्सलाम वालेकुम जनाब। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जामी साहब और शामी साहब। अस्सलाम वालेकुम प्रेसिडेंट साहब, आपसे गुजारिश है सीधी इस पे आते हैं बराह रास्त मौजू पर कि ये जो लद्दाख के इलाके में जो इस वक्त एक तनाज़ा खड़ा हुआ है और झड़पें हो रही हैं चीनी और हिंदुस्तानी फ़ौज के दरमियान, इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं? इसकी क्या अहमियत है और इसके इस खित्ते की सियासत पे क्या असरात मुरतब हो सकते हैं आपके नुक्ता नज़र में? क्योंकि आप से ज़्यादा कोई शख्स जो है इस मामले पे अज़हार ख्याल करने के अहल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब। मैं जवाब इस तरीके से दूंगा कि हिंदुस्तान जो है पाकिस्तान को तो धमका रहा ही था और कश्मीर के ऊपर उसने दोबारा से कब्जा किया और उसके बाद जुल्म के एक नए बाब का आगाज किया।
गुज़श्ता बरस जो 5 अगस्त को उसने इक़्तिदार किए उनकी वजह से, लेकिन उसका चीन की तरफ बहुत ही जारहाना रुख था, जारहाना रुझान था और चीन को वो तंग कर रहा था। मिसाल के तौर पर जो अमेरिका के साथ मिलकर चीन को घेरने की कोशिश कर रहा था, वो बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे हों या उसके अलावा जो बैनुल-अक़वामी जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हों, तो उनमें वो चीन के खिलाफ महाज़ाराई कर रहा था। उसके बाद जो है जो उनका BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जी जी, उसको नाकाम बनाने के लिए बहुत से कदम उठा रहा था और बाकायदा उसके चैलेंजर के तौर पर उभरा है भारत। लेकिन इस भारत ने अपनी जारहियत को सिर्फ जो है इक़्तिसादी अमूर तक महदूद नहीं रखा, बल्कि उसने चीन को बराह रास्त धमकियां देना शुरू कर दी। और अगर आप हिंदुस्तान भर में जाएं तो जो उनके राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के या भारतीय जनता पार्टी के जो इंतहा पसंद हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब हमारा एक मकसद ये भी है कि चीन के ऊपर हमला करना है और उसे हमने 1962 की जो शिकस्त थी उसका बदला लेना है, जिसका शामी साहब जिक्र कर रहे थे। और उन्होंने इस सिलसिले में जारहाना इक़दाम भी किए। वो अखंड भारत की जो डेफिनेशन करते हैं उसमें तिब्बत शामिल करते हैं, लद्दाख शामिल करते हैं, अब नेपाल भी शामिल कर रहे हैं। उसके बाद जो है उनका रुख जो है सऊदी अरब की तरफ है, बल्कि वो ये कहते हैं कि मिडिल ईस्ट जो है प्री इस्लामिक या प्री जो ये जो मज़हब थे ना, जो कहते हैं कि जो मोनोथीइस्टिक रिलीजन थे, इनसे पहले कहते हैं कि वैदिक सिविलाइजेशन थी। तो चीन उनके बरसात निशाने पर था। अब आपने पूछा है कि जो इक़दामात हैं या तसादम जो हो रहा है या तनाव बढ़ रहा है, इसके क्या मुरतब होंगे इलाके में। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि चीन ने गुज़श्ता बरस पाकिस्तान की मदद की थी इस शांति काउंसिल में, और हम जो है कश्मीर के ऊपर एक इजलास करवा पाए थे 50 साल के वक्फे के बाद, और चीन की मदद के बगैर जो है वो इजलास नहीं हो सकता था। उसके बाद भी इजलास हुए। फिर ये है कि अब जो है मैं इसे थोड़ा सा मुबहम अंदाज में ही कहना चाहता हूँ, कुछ मसलहत की वजह से, लेकिन ये है कि चीन ने ये जो सफाराई की है और उसमें भी जो है जो पाकिस्तान को इस तरीके से बराह रास्त पाया जा रहा था, उसमें चीन ने न सिर्फ अपने मुफादात, अपने कौमी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है, वाइटल नेशनल इंटरेस्ट का, बल्कि जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर हिंदुस्तान हमलावर होने की तैयारी कर रहा है या जो उसके जो मज़मूम मज़ाहिर हैं उनको नाकाम करने में चीन का ये जो इस किस्म का जो अस्करी सतह के ऊपर मुतहरिक होना, ये बड़ा मुमद मुआवन साबित होगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि उसमें ये है कि ये कोविड-19 जब ख़त्म होता है, खुदा जाने कब ख़त्म होता है, तो सफाराई हो चुकी है। अमेरिका जो है इस वक्त अगर यही सदर दोबारा आ गए तो आप जंग को भी खारिज इम्कान नहीं कह सकते, यानी फुल फ्लैश जंग भी हो सकती है। फुल फ्लैश जंग इस दौर में क्या करेंगे, क्योंकि जब मार धाड़ में दोनों ममालिक का नुकसान होगा। इस वक्त जो है अमेरिका और चीन के दरमियान बहुत बाहमी इन्हिसार है, उसे वो खत्म भी नहीं कर सकते। यूरोप सारे का सारा चीन में संभाला हुआ है, तो ये कोई ऐसा काम नहीं है जो आसान है, लेकिन वहाँ रुझान ये जरूर है। अच्छा, इसमें हिंदुस्तान इंतहाई गिनावना लगा करेगा, और हिंदुस्तान चाहता था कि किसी तरीके से पहले उसने ये मकबूजा जम्मू कश्मीर में अपने कदम जमा किए हैं और न्यू डोमिसाइल रूल्स के तहत जो कश्मीरियों से उनकी जमीन छीन लेगा, उनको बेदखल कर देगा, उनको जो है चुन चुन के नौजवानों को पिछले कई हफ्तों से मार रहे हैं। तो उनका ये ख्याल था, हौसले इतने बढ़े कि अब वो चीन की तरफ जो है जारहाना निगाह डाल रहे थे। तो चीन ने ये सिलसिला खत्म कर दिया है, और उसके बाद उनकी हैवी मोबिलाइजेशन हुई है, जिसकी तरफ जो है शामी साहब आप ये जो इलाका है लद्दाख का, यहाँ से जो कराकोरम हाईवे है उसको कोई खतरा हो सकता है? यहाँ से कोई ऐसी मूव हो सकती है, या गिलगित बल्तिस्तान की तरफ कोई ऐसी मूव हो सकती है? जी जी बिल्कुल, उन्होंने एक मंसूबा बनाया हुआ है कि गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर कब्जा करना है, ताकि उनकी जो वस्ती एशिया है उसके साथ सरहद मिल जाए। तो इस इलाके से कोई पेशकदमी हो सकती है इसकी? जी बिल्कुल हो सकती है। आज़ाद कश्मीर का तो उन्होंने बारहा ये कहा है, ठीक है, कि आज़ाद कश्मीर के ऊपर हमला करेंगे। लेकिन जो गिलगित बल्तिस्तान है, जब दियामर भाषा का दोबारा से सिलसिला शुरू हुआ तो हिंदुस्तान ने देना शुरू कर दी कि जनाब ये इलाका हमारा इलाका है और इसमें किसी किस्म की सरमायाकारी नहीं हो सकती, और इस किस्म की बहुत सी बातें कही। तो मतलब ये है कि वो इस वक्त हिंदुस्तान जो है निशाना बांध चुका है गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ,
आज़ाद कश्मीर के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ। वो ये कहते हैं कि जो अखंड भारत का जो ख्वाब चकनाचूर हुआ था वो पाकिस्तान की वजह से हुआ था, और वो पाकिस्तान को अपना दुश्मन समझते हैं और कहते हैं कि हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अच्छा सर, लेकिन आप देखें ना, आपने बड़ी अहम एक बात की थी कि इन अज़ाइम को देखते हुए जो चीन ने अब सफ़बंदी की है, जिस तरह से वो क्लेम कर रहे हैं कि ना सिर्फ अरुणाचल प्रदेश पे उनका हक़ है, तिब्बत पे उनका हक़ है, लद्दाख के इलाके, उक्साई का सेक्टर, और ये जो 3000 और 488 किलोमीटर की मुश्तरका सरहद है जो फाइनल तो नहीं है लेकिन म्यूचुअली जो क्लेम्ड है, उसके ऊपर जो चीन के दावे हैं वो तो डोमिनेट करते हैं ओवर इंडिया। यानी हर लिहाज से जहाँ जहाँ वो कह रहे हैं वहाँ वो खड़े, और 62 में उक्साई सेक्टर पर जहाँ कब्जा किया वो अपने पास ही रखा। तो उस लिहाज से उनके अज़ाइम को देखते हुए जो चीन ने अभी लद्दाख में सफ़बंदी की, ये तो हमारे हक़ में काफ़ी बेहतर है और उन ख़तरात से बचा सकती है। जी बिल्कुल, यानी मैं यही इशारा कर रहा था कि एक तरफ जो है अस्करी यकजहती का एक जहत उभरती है, यानी मतलब ये है कि आप ये देखिए कि जो और सिफारती सतह पे वो पहले हमारी मदद कर चुका था, इक्तिसादी सतह पे उसने ये कहा हुआ है कि ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इक्तिसादी राहदारी है, ये उनका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, जो उनका BRI का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का है फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। ये उसकी एक किस्म की बहुत ही अहम शरियान है, और इससे वो किसी खतरे में नहीं डालना चाहते, क्योंकि उससे पूरे का पूरा जो मंसूबा है वो मुतज़लज़ल हो जाएगा। तो इसलिए ये है कि हम दोनों ममालिक के दरमियान यकजहती है। हिंदुस्तान जो है एक साम्राज्य कुव्वत के तौर पर उभर रहा है, यानी वो दुनिया को अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको झूठ बताते हैं कि जनाब हम मुसलमानों के आने से पहले एक मुत्तहिद रियासत थे, कभी भी मुत्तहिद रियासत नहीं रही, और जितना उनमें तारीखी तौर पर तो यानी इंडिया जो है, आज का इंडिया जो है वो कोई तारीखी हकीकत नहीं है। दुरुस्त है। मतलब ये अगर जो औरंगजेब आलमगीर के ज़माने में जो रियासत बनी उसने मुतय्यन की हिंदुस्तान की सरहदें बड़ी हद तक, तो उसके बाद ये एक किस्म का यानी पहले ये पूरे के पूरी इसकी कंसोलिडेशन थी, वो मुगलिया दौर में हुई इस रियासत की, और अंग्रेज़ों ने छीन ली ये रियासत उनसे, और उसके बाद हिंदुस्तान को एक बहुत बड़ा हिस्सा हो गया। और अंग्रेजों के दौर में भी देखें ना आप, 562 रियासतें कमोबेश एक दाखिली खुद मुख्तारी रखती थी, जो एक अलग उनका वजूद था। दुरुस्त है। अच्छा सर, आप चूंकि चीन में भी रह चुके, तो एक और मौजूद सर इससे जुड़ा कि चीनियों के बारे में उम्मीद तौर पर यह समझा जाता है कि वो खुद से इनिशिएट नहीं करते, वो अटैक पे नहीं जाते, सब्र करते हैं, देखते हैं, खुद से कोई मुहाजराई नहीं करते। लेकिन इस सूरत हाल में आप चूँकि वहाँ रह चुके, उनके मिजाज को अगर समझना हो या उनकी पॉलिसीज़ को समझना हो, जैसे उनके सदर ने फ़ौज को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी, तो इस पर क्या आप कहते हैं? मैं समझता हूँ कि चीन की जो वॉर स्ट्रेटजी है उसमें दिफा में ही ऑफेंसिव शामिल होता है जी। यानी मतलब ये है कि वो इस वक्त जो है जिस पॉलिसी पे है वो डिफेंसिव है, लेकिन उसमें ऑफेंसिव भी शामिल है। आपको याद होगा कि जब अमेरिका के साथ उनका ये जम्मू एशिया में जज़ायर के ऊपर तसादम हुआ, तो उन्होंने बाकायदा वहाँ अपना फुटप्रिंट कायम किया, यानी वो झिझक का मुजाहरा नहीं किया उन्होंने। ठीक है, वो जंग से बचते हैं, वो जंग से क्यों बचते हैं? दो वजूहात की बिना पर उन्होंने बड़ी मुश्किल से इस रियासत को मुजतमع किया है और इसे जो इकट्ठा किया है, और फिर पहले जो है नौआबादियाती क़ुव्वतों से आज़ादी दिलवाई, और फिर उन्होंने जो है इसे एक रियासत की बड़ी रियासत के तौर पर बनाया। मैं कल परसों जो है ये तो माज़ोतुंग और चुएनलाई बनाया है चीन को, और उसके बाद जो तंग शाओपिंग था। लेकिन मैं सन यात्सेन का एक तकरीर पढ़ रहा था, तो उसने ये तकरीबन 1 सदी पहले की उसकी तकरीर है, उसने कहा कि ये चीन उठेगा और ये दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनेगा। ये ख्वाब दिया था उसने, जो पहला इनका जमहूरी लीडर था। तो मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि चीन उस मकाम पे पहुंच गया है, अब सारे उसे उस मकाम से गिराना चाहते। तो मैं कह रहा था कि चीन दो वजूहात की बिना पर किसी किस्म की जो जंग नहीं करना चाहता। एक ही कि जो उसका जो पूरी का पूरा जो सारी दुनिया में जो सादी एक किस्म का नेटवर्क बना है, वो चीन के लिए न सिर्फ नफा बख्श है, बल्कि उससे जो है साइंस और टेक्नोलॉजी में और आर्किटेक्चर, इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में उसे बहुत मदद मिलती है। और दूसरा ये है कि चीन के अंदर इत्तेहाद और इत्तेफाक रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वहाँ इंतशार पैदा हो।
तो लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि चीन ने इतनी, आपने चीन में सफारत के हवाले से बात की, तो ये मैं आपको गवाही देता हूं कि जितनी चीन जंगी तैयारी की हुई है उतनी दुनिया की किसी कौम ने नहीं की हुई जंगी तैयारी। यानी हर किस्म का असलाह उनके पास मौजूद है और उनके पास जो है लेटेस्ट प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। तो यानी मतलब है कि दुनिया को उनसे खतरा होना चाहिए, को इस मैदान में भी किसी से खतरा नहीं है। बहुत अहम बात आपने की सदर आज़ाद कश्मीर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहते हैं जी जितनी जंगी तैयारी चीन की है दुनिया में किसी और मुल्क की नहीं है। जंगी तैयारी जो है वही जंग से रोकती है। हाँ जी, यानी एक तवाज़ुन जो है ताकत का, वही इस बात की जमानत होता है कि ताकत इस्तेमाल नहीं की जाएगी। बिल्कुल। कुछ विजुअल्स में मैं दिखाता हूँ आपको, साथ आप गुफ्तगू आप ये देखिए कि जो चीन है 1965 की जंग के दौरान जब चीन ने एक वालिहाना तौर पर पाकिस्तान का साथ दिया और उसके बाद चीन और पाकिस्तान के दरमियान एक नाकाबिले शिकस्त रिश्ता उस्तवार हुआ दोस्ती का, तो उसमें चीन ने जब सरहद पर अपनी फौजें मूव की तो इंडिया से मुतालबा किया कि यहाँ जो उनकी जो उनके इलाके से भेड़ें जो हैं वो उन्होंने फौजियों ने उठा ली। अच्छा। तो उसके बाद दिल्ली में मुजाहरा हुआ। ये जो हमारे दिल्ली के बड़े मसूरमा है, ये बहुत सारी भेड़ें लेके अच्छा पहुंच गए सफारत खाने में, चीनी सफारत खाने में, और कहा कि अपनी भेड़ें ले लो, जो जो भेड़ तुम्हारी है वो देख लो और चलो, ले लो, हमारी जान छोड़ो। एंड पे ये औकात होती है। जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब भी आ गए हैं। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि कुछ वाजे करें कि ये तनाज़ा कब कैसे शुरू हुआ। तो ये अर्ज ये है कि इनके दरमियान जो लाइन है उसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। देखिए ये इलाका जो है पाकिस्तान और चीन के दरमियान एक हदबंदी हुई थी और उस हदबंदी के तहत चीन का एक इलाका है और इंडिया का अपना एक इलाका। इंडिया का क्या इलाका है? वो कश्मीर का हिस्सा। तो अब इंडिया जो है वो इसको एक दोनों के दरमियान एक तनाज़ा तो चला आ रहा है कि इसकी कोई वाज़े शक्ल नहीं है उस लाइन की। जी हाँ, तो वो थोड़ा बहुत ऊंच नीच वहाँ होती रहती है। ऐसा ही है। अभी रवामा चीन और भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर 4 मकामात पर इनके फौजियों के दरमियान झड़पें हुई हैं। लद्दाख में भी, जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, 3 मकामात पर दोनों अफवाजों की झड़प हुई और कुछ विजुअल्स आपने देख रखे हैं जिसमें चीनी फौजी बाकायदा मैं कहूँगा ठुड्डे मारकर भारतीय फौजियों को पसपा कर रहे हैं। और अब BBC के मुताबिक लद्दाख में जो उसकी सरहद है वहाँ पर चीनी हेलीकॉप्टर्स की निचली परवाज़ें भी मुसलसल चंद रोज़ से जारी हैं। ये विजुअल्स भी आप देख रहे हैं। इंडिया वहाँ सड़कें तामीर कर रहा था। इंडिया वहाँ वो कहते हैं जी एक गालुवान नामी एक वादी है, वहाँ पर चीन का मौक़िफ़ है कि इंडिया गैर कानूनी पुल बना रहा था, दिफाई तामीरात कर रहा है, दफाई तामीरात कर रहा था। अब एयर स्ट्रिप यानी जहाज जो है उस पे उतरने के वो बना रहा था। खारजा शाह महमूद कुरैशी का बयान भी आया है। अब जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब से बात कर लेते हैं। मैं एक बात बताऊं आपको कि ये जो चीन की तरफ से जो दांत खट्टे किए गए हैं भारत के, उससे एक पैगाम भी मिलेगा। यानी इसके नतीजे में जो अमन को खतरा लाक होता है हमारे इलाके में वो कम हो सकता है। ठीक, जनरल साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। अभी हम सदर आज़ाद कश्मीर से गुफ्तगू करते हैं। शामी साहब ज़रा इसका तारीख़ी बैकग्राउंड भी वाज़े कर रहे थे। अगर हम सिर्फ अफवाज का मुआवजा करें और इस खित्ते का जायज़ा लें, लद्दाख का, सिक्किम का, या ये जो पूरा सेक्टर बनता है, तो वहाँ पर फ़ौजी एतबार से किसे बरतरी हासिल हो सकती है, किसकी ज़्यादा मुहारत है? देखिए, चीन को बड़ी वाज़ेह बरतरी हासिल है क्योंकि भारत ने तकरीबन 90% जो अपनी अफवाज हैं, उनकी ट्रेनिंग हो, उनकी ऑर्गेनाइजेशन हो, उनका इक्विपमेंट हो, वो चाहे वो ग्राउंड फोर्सेस हों या एयर फोर्सेस हों, वो पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉय कर रखी हैं। ये चीन का उनका ख्याल था सिर्फ एक बहाना ही है जिसकी लिए वो बात करते हैं, वरना चूंकि उनकी ज्यादातर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ डिप्लॉयड हैं और अब चूंकि उन्होंने गुज़श्ता 10-12 माह से 9 लाख के करीब फौजी अपने कश्मीर में मुतय्यन कर रखे हैं, इस वक्त भारत इंतहाई कमजोर पोजीशन में है। चीन के बारे में एक और चीज यहाँ मैं वाज़े करते चलूं कि पिछले दिनों एक पेंटागन की रिपोर्ट है, अभी पब्लिश नहीं की उन्होंने, उससे कुछ मुंदजात सामने आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है गुज़श्ता 10 साल से हम ये वॉर गेमिंग कर रहे हैं, हम किसी तरीके से चीन को शिकस्त नहीं दे सकते और अगर कहीं खुदा न खास्ता जंग हुई तो हमें ये पैसिफिक का सारा रीजन खाली करना पड़ेगा क्योंकि चीन के पास जो कुछ भी है
वो हमें इस रीजन में नहीं रहने देगा। तो चीन इस वक्त फौजी एतबार से इंतहाई मजबूत पोजीशन में है और भारत के लिए स्पाई के और शर्मिंदगी के यहाँ खास तौर पे लद्दाख के इस इलाके में और कोई चारा नहीं है उनके पास। जनरल साहब, जो इंडिया है वो मुआशी तौर पर भी कमज़ोर है, उसके वसाइल भी कम हैं, समाजी सतह पर भी कमज़ोर है, पर कैपिटा इनकम भी कम है। तो चीन के पास जो साइंस और टेक्नोलॉजी में जो उसकी पेशरफ्त है वो भी अपनी मिसाल आप है। तो चीन के मुकाबले में भारत तो हर लिहाज से पस्तर और कमतर है। जी बिल्कुल, आपने इसे फरमाया शामी साहब। भारत पाकिस्तान के मुकाबले में भी अल्लाह ताला का फजल है इतना मजबूत नहीं है जितना आमतौर पे वो समझता है। पाकिस्तान भी दिफाई तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह इस मजबूत पोजीशन में है कि अगर भारत ने कोई तबाह आजमाई की तो उसको इंतहाई मजबूत किस्म का जवाब दिया जा सकता है। ठीक, इसलिए आप देखिए इस वक्त भारत ना सिर्फ ये घिरा हुआ है, वो एक रीजन बुल्ली के बाद इस वक्त इस पोजीशन में है कि नेपाल से भी डांट खा रहा है। नेपाल ने भी अपना एक नया नक्शा जारी कर दिया है जिनमें इनका जो कोशिश थी कि ये रास्ता निकालें सीधा और अपने कैलाश माउंटेन तक पहुंचे, उन्होंने ब्लॉक कर दिया इसको भी। उन्होंने कहा ये गलत है और आप ये खामखा अपने हर जगह इजारादारी कायम ना करें, ये नेपाल का इलाका है और हम यहाँ से किसी को जाने नहीं देंगे। जनरल साहब, ये जो लद्दाख का सेक्टर है जहाँ पर ये कुछ हफ्तों से झड़पें भी हो रही हैं जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के लिए, इंडिया के लिए, चीन के लिए, कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान के लिए? देखिए, ये जो इस पूरे खित्ते में अगर आप देखते जोग्राफियाई तौर पर इंतहाई अहम खित्ता है। लद्दाख वो इलाका है जहाँ से चीन पाकिस्तान आपस में ना सिर्फ मिलते हैं, भारत भी वहाँ पर मौजूद है, बल्कि भारत के सर पर एक और तलवार लटकी हुई है वाखान कॉरिडोर की सूरत में, जो अफगानिस्तान से भी रास्ता यहाँ पर पहुँचता है। और यहाँ पर आमतौर पर हमारे लोगों को इसका अंदाजा नहीं होता। तातारियों ने इसी इलाके से गुजर कर कश्मीर पर हुकूमत की थी तकरीबन 160 साल। तो एक मसला भी है उसका। ये जो भारत ने एक सड़क तामीर की थी पिछले साल जिससे उन्होंने लिंक किया था अपने गोल्डन ओल्डी के जो उनका एक एयरपोर्ट था उसको, अब वो इस गलवान वैली चीन पूरे जिसको क्लेम कर रहा है वहां से नजदीक तर है। भारत को खतरा ये है कि ना सिर्फ ये कि ये सड़क उनके खतरे में होगी, वो जो एयरपोर्ट उन्होंने तामीर किया था वो खतरे में होगा, बल्कि जो भारत ने सीपैक के खिलाफ अपने जो अज़ाइम कर रखे थे वो भी इंतहाई कमजोर पड़ जाएंगे। क्योंकि लद्दाख के बाद अगर आप देखिए तो सीपैक बिल्कुल नजदीक तीन यहाँ से पड़ता है, एक्चुअल रूट जगह उसका छोड़ दिया जाए तो। इसलिए ये खित्ता पाकिस्तान के लिए अहम है। ये खित्ता भारत ने अपने लिए मिलिटरीली स्ट्रॉन्ग करने की जो कोशिश की थी, अब चीन की इस मूव से वो कमजोर पड़ा है। इसलिए जो खतरा पाकिस्तान को की सूरत में हो सकता था, अगर चीन यहाँ पे अपना दबाव बरकरार रखता है और पाकिस्तान की अगर आप देखिए तो चीफ आर्मी स्टाफ ने बड़ा वाज़ेह बयान दिया था, ज्यादा उस बारे में लोगों ने गौर नहीं किया। उन्होंने कहा था कि भारत को चाहिए कि चीन और पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें बंद करें। तो अगर आप इस नुक्ता नजर इस बयान को इस सारे बैकग्राउंड में देखिए तो बात समझ आ जाती है कि सीपैक को, जो कि वन बेल्ट वन रोड का एक फ्लैगशिप है, और वन बेल्ट वन रोड जो चीनी सदर का मंसूबा है ये उनके आइन का हिस्सा है। मेरा ख्याल है दुनिया के किसी आइन में कोई मंसूबा का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये चीन के आइन का हिस्सा है मंसूबा। इसलिए उन्होंने इसकी हिफाजत करनी है और हर सूरत करेंगे हिफाजत। ये पाकिस्तान के लिए फायदेमंद है, कश्मीर के लिए फायदेमंद है, और अगर भारत समझे और कश्मीर को खाली कर दे तो शायद भारत के लिए भी बहुत फायदेमंद हुई। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल टायर गुलाम मुस्तफ़ा साहब इज़हार ख्याल फरमा रहे थे। देखिए ना, अब न्यूयॉर्क टाइम्स का एक मजमून भी आ जाया जो अंदरून खाना मोदी सरकार की पॉलिसियाँ कोरोना से निमटने के लिए कि सख्त तरीन लॉकडाउन किया और उसके भयानक नतायज वहाँ पर आए। बेरोज़गारी, अफलास, भूख और लोग मर रहे हैं, शरह अमवात ज़्यादा हैं। बड़े शहरों में बिलखुसूस जो अस्पतालों की सूरत हाल है, एमरजेंसीज़ की सूरत हाल है, वो तो नाकाबिल बयान है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत तफसीली मजमून लिखा है जिसमें उनकी पॉलिसियों पर कड़ी तनकीद की है। तो ठीक है, देखिए नेपाल जो है, नेपाल से भी इंडिया का तनाज़ा है, क्योंकि नेपाल जो है वो तीन तरफ से वो इंडिया लैंड लॉक्ड है, इंडिया से घिरा हुआ, इंडिया से घिरा हुआ, जिसे लोग कहते हैं इंडिया लॉक्ड। और एक तरफ तिब्बत है और वहां से चीन के साथ मामला मिलता है। तो अब भारत ने नेपाल के भी बाज़ इलाके जो हैं उनको अपनी सड़क की तामीर पे
में शामिल किया है, जिस पे वहाँ एहतजाज हो रहा है। हालांकि वहाँ भी हिंदू मेजॉरिटी स्टेट है। जी हाँ, नेपाल कल नेपाल के एक नाबीना यूट्यूबर ने बड़ा करारा बयान ऐसा जबरदस्त जवाब था गोस्वामी को बिलखुसूस। वो एक लंबी वीडियो है, हम सुना सकते काश वो एक पूरे जज्बे के साथ, लेकिन सुना नहीं पाएंगे। सोशल मीडिया पे उसे लोग देख सकते हैं, वायरल हो चुकी है। और वो जो है उसमें उन्होंने कहा कि नेपाल जो है वो तो एक बाकायदा मुल्क है तारीखी तौर पर, और यहाँ इंडिया तो एक मुल्क ही नहीं है तारीखी तौर पर। और फिर उन्होंने कहा नेपाल कभी गुलाम नहीं रहा, नेपाल पर यानी बरतानिया की हुकूमत नहीं रही। जिस तरह अफगानिस्तान है उसी तरह से नेपाल है। जी बादशाह ये कर सकता है। और नेपाल एक आज़ादी बरकरार रखी है। लेकिन फिर नेपाल के जो गोरखा सिपाही हैं वो तो अपनी जंगजूई जो है उसमें मारूफ हैं और मशहूर हैं। और हिंदुस्तानी फौज और बरतानवी फौज जो है उसके अंदर एक रीढ़ की हड्डी रहे हैं एक लिहाज। बिल्कुल ठीक है। चलें जी, एक ब्रेक आ गई है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो बात करेंगे डॉक्टर ताहिर शमसी साहब से, जो NCOC के इजलास में भी गए कुछ तजावीज़ लेके एंटीबॉडीज़, प्लाज्मा और दीगर तरीका इलाज जो कोरोना से निपटने के लिए हैं वो उनसे डिस्कस करेंगे। और बिलखुसूस ये कि इस माह मई में कितनी तेज़ी से कोरोना पाकिस्तान में फैला। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। सर आप ज़रा कोरोना का जिक्र कर लें। दुनिया भर में 56 लाख से ज़ायद मरीज़ इसका शिकार हो चुके, 3,50,000 से ज़ायद अमवात हैं। पाकिस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद आज के दिन में 59,000 से तजावुज़ कर गई है और मजमूई तौर पर 1,225 अफराद जान की बाजी हारे हैं। पिछले 24 घंटों में 28 अफराद जाँ भाग हुए हैं। अमरीका में से 17 लाख, ब्राज़ील हैरान कुन तौर पर 4 लाख के करीब वहाँ पेशेंट्स हो चुके हैं। इटली, स्पेन की हम बात करते थे, अब ब्राज़ील नंबर 2 पे आ गया और रूस नंबर 3 पे 3,70,000 के साथ। मई के जो 27 रोज़ अभी तक गुजरे हैं, इस दौरान पाकिस्तान में 40,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं सिर्फ मई में। यानी 1 मई को पाकिस्तान में कोरोना मुतासरीन की तादाद 18,000 के आसपास थी। आज 27 मई और आज ये तादाद 59,000 से ज़ायद हो चुकी है। ये इस तेज़ी से ये कोरोना फैला है। जिला अस्पताल जो कराची का है, हाँ, उसकी सरबराह है सीमी जमाली साहब, सीमी जमाली। हाँ, उनका एक वॉइस मैसेज सोशल मीडिया पे वायरल हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर ये इस वक्त कुछ ना किया गया, वो तो लॉकडाउन सजेस्ट कर रही हैं, तो हम ईरान का सा हशर हमारा होगा और फिर इसे काबू पाते पाते 6 महीने 8 महीने लग जाएंगे और खुदा के लिए सब कुछ कर लें। और हुकूमत जो है वो एक लिहाज से पता नहीं सोई हुई है या जागी हुई है। किसी भी तरीके से डिसिप्लिन नाफिज किया जाए, लोगों को मजबूर किया जाए कि वो पाबंदी करें SOPs की, फासला करना। ये तो लोगों ने खुद करना है ना। नहीं, ये लोग नहीं, खुद नहीं करते सर। 22 करोड़ लोगों के ऊपर डंडा लेके खड़ा डंडे की जरूरत है। डंडे से आप करते, आपकी जरूरत क्या पढ़ना को। आप देखें ना, अब 2 एक और बड़ी तशवीशनाक खबरें। जंगल, फिर ये जंगल बना दिया आपने। ये बात आपकी, वहां दरिंदे होते हैं जंगल में। सही है। आप देखें ना, 2 और मामला था। एक तो वैक्सीन के हवाले से कोई ताज़ा अपडेट नहीं है मुस्बत। दूसरा ये जो एंटीबॉडीज़ का हमने बड़ा तफसील से जिक्र किया था, प्लाज्मा तरीका इलाज, डॉक्टर ताहिर शमसी साहब से हम बार बार बात करते रहे। तो एंटीबॉडीज़ के हवाले से जो अमेरिका में जो उनका सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है, उसने कहा जो अमेरिका में जो एंटीबॉडीज़ के टेस्ट हो रहे हैं वो 50% दुरुस्त हैं, 50% गलत हैं। जिसके बाद ये जो एंटीबॉडीज़ के टेस्ट के हवाले से हौसला अफजा खबरें थी वो थोड़ी सी मांद पड़ गई हैं। डॉक्टर शमसी साहब जो हैं वो इजलास में गए हैं कमांड NCOC के इजलास, हाँ जी, वो NCOC में, और वहाँ उन्होंने उनको इस बात पर कायल किया है कि ये टेस्ट भी होने चाहिए। और है हमारे साथ शमसी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। तो डॉक्टर साहब, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। और अगरचे के ईद मुबारक गम और दुख से लदी हुई थी, लेकिन बहरहाल ईद मुबारक। और आप वहाँ गए हैं इस्लामाबाद में, या आपका रब्ता हुआ और आपकी हेयरिंग हुई, तो फिर आपने कहा कि इसको अचीव कर लिया है कि एंटीबॉडी टेस्ट भी होंगे और जो प्लाज्मा की ट्रीटमेंट है उसको भी वुसअत दी जाएगी। तो कोई थोड़ी तफसील बताएंगे आप इसकी?
जी जनाब, बहुत शुक्रिया अपडेट लेने का मुझसे। मेरी पिछले समझ लीजिए कि जब से ये कोरोना स्टार्ट हुआ है, दो मेजर मेरे प्लीज थे। एक ये था कि पैसिव इम्यूनाइजेशन के जरिए हम अमवात पे काबू पाने की कोशिश कर सकते हैं, वेंटिलेटर्स की जरूरत पे काबू पा सकते हैं। ठीक। दूसरा, अल्हम्दुलिल्लाह वो ये ट्रायल भी शुरू हो गया और अब इसको एक्सपेंडेड एक्सेस प्रोग्राम के तहत जो है अब उसके ऊपर गौर हो रहा है कि अब उसको ज़्यादातर लोगों में जिस रफ्तार से ये बढ़ रहे हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, अमवात भी बढ़ रही है, तो इसको अब आम कर दिया जाए। तो इसके नताइज किस हद तक हौसला अफजा रहे? जी मैं अभी बता देता हूँ। दूसरी चीज जो कि मेरी प्ली थी वो ये थी कि एंटीबॉडी टेस्टिंग शुरू की जाए। जो एंटीबॉडी पॉजिटिव आ जाए उनको काम पे डाल दिया जाए, लॉकडाउन से मुस्तस्ना किया जाए, एक तरह का इम्यूनिटी सर्टिफिकेट उनको दे दिया जाए। वो सारी मसाइल अपनी जगह पे कि ये टेस्ट कितने यूजफुल है, कितने नहीं है, ये इम्यूनिटी किस हद तक होगी, कितने नहीं होगी, वो सब अपनी जगह पे है, वो सवालात अपनी जगह पे हैं। लेकिन ये दो चीजें अल्हम्दुलिल्लाह वो पाकिस्तान का पॉलिसी मैटर बन गया। जो 2 महीने की मेहनत जो है वो अब पॉलिसी के तौर पे हुकूमत की पॉलिसी बन गई है। अब आ जाइए नताइज की तरफ। जब इब्तदाई सेफ्टी रिपोर्ट मैंने आज से 2 हफ्ते पहले प्रेजेंट की थी, तो उस वक्त सिर्फ 14 पेशेंट थे, और जो उस वक्त जो हमें पैटर्न नजर आया वो ये नजर आया कि उन 14 में से 12 लोगों को वेंटिलेटर से बच गए वो, और उनमें से घर भी चले गए और रिपोर्ट नेगेटिव भी हो गई। आज के दिन सुबह को मैंने नेशनल कमांड एंड कंट्रोल, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को रिपोर्ट अपनी 54 पेशेंट की रिपोर्ट मैंने सबमिट कर दी है। एग्जैक्टली यही पैटर्न नजर आ रहा है कि 80% से ज्यादा लोग जो हैं वो वेंटिलेटर पे जाने से बच गए हैं, और जो वेंटिलेटर पे थे पहले से वो 10 अफराद थे इन 54 में वो से वापस आ गए। उनमें नहीं, सारे वापस नहीं आए। उनमें से समझ लीजिए कि 24% लोग जो हैं वो रिकवर हो गए उसमें। तो ये बहुत ही हौसला अफजा बात है कि हम जो प्री लेके चले थे, अल्लाह ने सुरखरू किया हमको, और जो चीज नजर आ रही थी, जितने कोशिश से और जितने जो अल्लाह ने ये मेरे दिमाग में डाली थी ये बात कि ये एक तरीका हो सकता है, अल्लाह ही की बनाई हुई दवा है जो एंटीबॉडी जिसे कहते हैं, तो उसको इस्तेमाल करके हम इस बीमारी को काबू करें। अब जो एंटीबॉडी टेस्टिंग है उसके बारे में अमेरिका से रिपोर्ट आ रही है कि ये इसका नतीजा जो है 50% जो है वो कहते हैं कि उस पर एतमाद किया जा सकता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये जी सेंटर फॉर जो डिजीज कंट्रोल है अमेरिका का, वो ये कह रहा है। जी मेरे नजर से भी गुजरी है ये रिपोर्ट। देखिए रोजाना एक नई चीज सामने आ रही है कोरोना के मुताबिक, ठीक है, और सुबह कोई चीज सामने आती है, दूसरे ग्रुप की कोई और रिपोर्ट सामने आती है, बाज़ दफा बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्ट हो रही होती है। लेकिन हमें अपनी अभी तक की जो बेसिक्स हैं फिजियोलॉजी की, इम्यूनोलॉजी की, मेडिसिन की, वो उनको सामने रखते हुए और कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए ये सारे स्टेप लेने चाहिए। ये जो एंटीबॉडीज जो है जो बनती है किसी भी वायरस के खिलाफ, तो वो वायरस के खिलाफ बनने के बाद बहुत हद तक ज्यादातर लोगों में जो कुव्वत मुदाफ़अत है वो नहीं, वो दुरुस्त है डॉक्टर साहब। इसकी जो टेस्टिंग है वो कितनी रिलायबल होगी? देखिए ये तो टेस्टिंग का अभी ये फर्स्ट जनरेशन किट्स आई हैं, और फर्स्ट जनरेशन किट्स में पॉजिटिव नेगेटिव ये सब पीसीआर के अंदर भी 20 से 30% जो है वो फॉल्स नेगेटिव रिपोर्टें आ रही हैं। तो ये एंटीबॉडी में भी ये मसला रहेगा, और किसी एक कंपनी की बनाई हुई एंटीबॉडी वो सारे मसलों का हल नहीं बनाती। तो आपके पास एक से ज्यादा तरीके होने चाहिए रिजल्ट को वेरीफाई करने के लिए। ये मसाइल रहेंगे 1 साल 1.5 साल, जब तक के सेकेंड जनरेशन किट्स नहीं आ जाती इनके एंटीबॉडी के टेस्टिंग के लिए। उस वक्त तक हम इस मसलों के दरमियान से ही रास्ता हमें निकालना पड़ेगा। जब हेपेटाइटिस बी और सी की किटें आई थी, HIV की किट्स आई थी, उसके अंदर भी यही मसाइल थे कि फॉल्स पॉजिटिव भी देती थी और फॉल्स नेगेटिव भी आते थे। अब जाके वो मसाइल बहुत हद तक काबू में आ गए हैं उसके, तो इंशाल्लाह इसके भी काबू में आ जाएंगे। ये बहुत ही हौसला अफजा बात है जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने जो परमिशन दी है एंटीबॉडी टेस्टिंग की। अभी तक ये बिल्कुल ठीक अभी तक उन्होंने किया है कि उसके ऊपर अभी भी पाबंदी लगाई हुई है कि कोरोना के डायग्नोसिस में बिल्कुल किसी कीमत पे इस्तेमाल नहीं करनी। दूसरा उन्होंने मशवरा ये दिया है कि जो इंतहाई मुस्तनद बनाने वाले जो FDA अप्रूव्ड किट्स सिर्फ वो इस्तेमाल करना है।
तीसरी चीज उन्होंने ये कही है कि ये आम जब और मुस्तनद लेबोरेटरीज में ही ये टेस्ट कराए जाएं। तो ये 3 चीजों की उन्होंने पाबंदी करने को कहा है और इंशाअल्लाह ताला हम इम्यूनिटी पासपोर्ट किसी हद तक देने के काबिल हो जाएंगे। कल से ये सारी टेस्टिंग शुरू हो रही है इंशाअल्लाह। हमारे यहाँ कराची में NIPD में भी शुरू हो रही है और दूसरे मुल्क के दूसरे इलाकों में भी हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर शमसी साहब, अल्लाह करे जी ये टेस्टिंग कामयाब हो। यानी ब्रेक आ गया, कुछ ना कुछ पेशरफ तो है, वो है ना। जो प्लाज्मा वाली बात तो अपनी जगह, प्लाज्मा वाली बात तो अपनी जगह ठीक है, उस पर तो कोई इतराज़ नहीं है ना। ये तो एंटीबॉडीज़ के ऊपर मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं, वो कह रहे हैं कि ये पहली किट्स ऐसी होती हैं दूसरी जनरेशन की शायद बेहतर हो जाए। एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, कल हमने प्रोग्राम के आखिर में डॉक्टर रिजवान नसीर से बात की थी, रेस्क्यू 1112 के DG से। बड़ी अहम उन्होंने बात की थी कि ईद के पहले 2 रोज़ में रिकॉर्ड हादसा हुए। तो हमने सोचा कि हम ये भी तय करें कि 3 रोज़ में फिर कितना हुआ, यानी 3 रोज़ जो गुजरे ईद के माशाल्लाह उसमें तो रिकॉर्ड ही टूट गया। जी सर, अलमनाक ट्रैफिक हादसों का ये नया रिकॉर्ड है। 3 रोज़ में ईद के 3 रोज़ के दौरान रिकॉर्ड 4040 ट्रैफिक हादसा पेश आए हैं और इसमें आपको बताएं कि 36 अफराद जहाँ भक हुए हैं, 2558 अफराद शदीद ज़ख्मी हैं, जबकि 6860 अफराद ज़ख्मी हैं। ज़ख्मियों में 80% मोटरसाइकिल सवार हैं। और इससे भी अहम खबर बात यह है, ये जो फॉल्स कॉलें आई हैं जो जी वो मैं बताने लगा हूँ आपको सर कि 2,07,000 से ज़ायद कॉल्स मौसूल हुई इस इमरजेंसी डिपार्टमेंट को 3 दिन के दौरान। फ़ी दिन 1122 को जी फ़ी यौम 68 या 69,000 कॉल। उसमें से कितनी असली थी? उसमें से 10,000 इमरजेंसी की कॉल्स थी, दुरुस्त थी इमरजेंसी की। बाकी सब मजाक था, फेक कह लें, गैर ज़रूरी कह लें, गैर मुतल्लिका कह लें। होना ये चाहिए जो फेक कॉल करने वाले हैं कानून हो, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए और इनको सजा दी जाए। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान टॉप पे रहे। लाहौर में सबसे ज़्यादा 622 हादसा पेश आए। और आप ये भी जानना चाहेंगे कि सबसे कम हादसा कहाँ पेश आए, तो सबसे कम हादसा पंजाब में चिन्योट में पेश आए, जहाँ सिर्फ 95 ट्रैफिक हादसा 3 दिनों में पेश आए। अब यह है डूब के मर जाना चाहिए यहाँ की इंतजामिया को, क्या करें, यहाँ की ट्रैफिक पुलिस को, अरबाब इक़्तिदार को। यानी इतनी हलाकतें और शर्म नहीं आती इनको, इनके कानों पे जू तक नहीं रेंगती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यही कहा जा सकता है। अब आप कुछ और जिक्र करना। अभी आप ये है कि हमारे अहद के बहुत बड़े मज़ानिगार मुश्तबा हुसैन इंतकाल कर गए। 80 साल से ज़्यादा की उम्र पाई थी। हैदराबाद दक्कन के रहने वाले थे। बड़े खिताबात उनको मिले, बड़े एजाज़ात मिले और उर्दू अदब एक सोगवार रहेगा और उनको याद करता रहेगा। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे और उनका खला जो है नौजवान लिखने वाले जो हैं वो उनको पुर करने की तौफीक दे। सर ये हमारे इंफॉर्मेशन अफसर भी तो आज शहीद हुए ना। 10 सेक्रेटरी, साबिक सेक्रेटरी इतलात वफाकी 10 उनका इजलास हुआ। ख्वाजा एजाज सरवर ने उसकी सदारत की। अनवर महमूद साहब, सलीम गुल साहब, अशफाक गोंदल, मंसूर सोहेल साहब, चौधरी रशीद अहमद, इमरान गर्देजी, मोहम्मद आजम, मोहतरमा सबा मोहसन और शफकत जलील साहब, ये सब शरीक हुए। और शमाली वजीरस्तान में जुबैदुल्ला खान जी, उनको शहीद कर दिया गया। इंतहाई सीनियर अफसर थे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के, वजारत इत्तलात के, उनको शहीद कर दिया गया। उस पर शदीद गम गुस्से का इज़हार हुआ है। मुतालबा किया गया इनके जिम्मेदारों को पकड़ा जाए। और शमाली वजीरस्तान में ये जो कुर्बानी है इसका यानी एक पूरे हमारी इत्तलात का जो महकमा है इसको इसने हला डाला है। इससे मालूम होता है अभी तक हालात जो हैं वहाँ उसके लिए कितनी जिद्दोजहद की ज़रूरत है उनको काबू करने की। लेकिन बहरहाल इन पर जो जिम्मेदार हैं इन पर हाथ पहुँचना चाहिए कानून का, उनको पकड़ना चाहिए। उनकी जो फैमिली है शहीद जुबैदुल्ला खान की, हम उनके साथ हैं। उनके लिए अल्लाह ताला उनको गम बर्दाश्त करने का हौसला दे और इनकी जो है इनके दर्जात बुलंद करे। आमीन। और अच्छा सर देखें, एक दो और चीज़ें रह गई। एक तो आपको पता है शहजाद अकबर साहब आज फिर आए थे
उन्होंने जो शुगर इंक्वायरी रिपोर्ट कमीशन की रिपोर्ट थी उस पर बात की, फिर मरियम औरंगज़ेब ने जवाबी बात की, फिर जहांगीर तरीन साहब ने ट्वीट किए। लेकिन इस बीच में देखें शहबाज शरीफ साहब ने ख़ुद को क्वारंटीन कर लिया क्योंकि उनके जो सेक्रेटरी हैं बदर शहबाज, उनमें कोरोना पॉजिटिव आया, तो वो अब सेल्फ क्वारंटीन उन्होंने रहते उनके साथ नमाज पढ़ी थी ईद की। तो ये जो शक्कर का मामला है ना, ये जो शक्कर कमीशन की रिपोर्ट आई थी, शुगर कमीशन की, उस पर हमने कोई बड़ी अरबी में गुफ्तगू की थी। उसमें बहुत से नुक्ते बहुत तवज्जो तलब है, और हर एक मिल जो है ना, यानी आप एक लाठी से सबको हाँक नहीं सकते। जिन्होंने अकाउंट्स जाली तैयार किए हैं, जिन्होंने एक्सपोर्ट की बताया, एक्सपोर्ट किए बगैर सब्सिडी ले ली है, जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन बढ़ा ली है और रिपोर्ट नहीं किया और टैक्स चोरी किए, उनके सबके तो खाते खुलने चाहिए, एफबीआर को हरकत में आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें तो दो राय हो नहीं सकती। एक मौजू है फिर किसी रोज। लेकिन सवाल ये है कि जो ये कमीशन तो कायम किया गया था कि चीनी के नरखों में इजाफा जो है उसकी जिम्मेदारी का तयन करे और देखे कि एक्सपोर्ट होने के बाद यहाँ कीमत क्यों बढ़ी, उस बारे में खामोशी है। मुझे भी खामोशी इख्तियार करनी है क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। ये मौजू उठा रखते हैं किसी और प्रोग्राम के लिए। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.